Hey, I've seen this one. This is a classic. ये देखो, ये अभी देखा देखी पे उतर है। मम्मी उसने लॉलीपॉप लिया था, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। राहुल बाबा आजकल राजनीति के गुण अरविंद केजरीवाल से सीखने में लगे हुए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपने खुद देख लिया होगा। राहुल बाबा तो इस तिजोरी को एक बार में खोल भी नहीं पाए। छी 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 छी, क्या फायदा हुआ इस 6 पैक एप्स को बनाने का जब आपसे तिजोरी ही एक बार में नहीं खुल पा रही है। अच्छा, मैं भूल गया था कि जब दिमाग ही ब्लॉक है तो तिजोरी कहाँ से खुल पाएगा। तो भाई साहब, राहुल बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हिंदुओं को एक है तो सेफ है का नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हिंदुओं को तो जाति में बांट ही देंगे। और एक्चुअली में ये जो एक है तो सेफ है का नारा है वो तो मोदी और अडानी के लिए है। और तिजोरी से मोदी अडानी की फोटो निकाल कर लोगों को फिर से वही घिसा पिटा डायलॉग दिया। देखो, हो सकता है कि आप लोग राहुल बाबा को हल्के में ले रहे होंगे, राहुल बाबा की पॉलिटिक्स को आप लोग कॉमेडी समझ के इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे, यही मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। तो ये मामला शुरू हुआ था धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। तो पहले एकदम शॉर्ट में समझा देता हूं कि आखिर ये है क्या। धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि एशिया के सबसे बड़े स्लम में से एक को मॉडर्न अर्बन एरिया में बदलने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट की बात करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और अडानी पर इल्जाम लगाया कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि लोकल रेसिडेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। राहुल बाबा का कहना है कि अगर कांग्रेस पावर में आती है तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग बंद कर देंगे, ठीक वैसा ही जैसा कि इनका दिमाग बंद है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको अडानी ग्रुप ने बिडिंग प्रोसेस के थ्रू नवंबर 2022 में लिया था। मतलब कि और भी प्लेयर्स थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग की थी, लेकिन सबसे ज्यादा बिडिंग अडानी ग्रुप ने किया था, इसलिए ये अडानी ग्रुप को मिल गया। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए ही, तो महाविकास अघाड़ी ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया ताकि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए। अब इस महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी भी है और बाला साहब ठाकरे का सपना था कि वो हमारे देश भारत को और सुंदर बनाए और धारावी जैसे झोपड़पट्टियों को रीडेवलप करके लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने का एक मौका दिया जाए। सबसे बड़ी से बड़ी झोपड़पट्टी एशिया खंड में हमारी धारावी की झोपड़पट्टी है। लोग तालियां बजाते हैं। मेरा देश ऐसे खूबसूरत देश हूँ जैसे कि प्रदेश में काफी अभिमान से कहते हैं कि स्विट्जरलैंड कैसा है, सिंगापुर क्या है, अमेरिका कैसी है, खासतौर से लॉस एंजल्स जहाँ वॉल्ट डिज्नीलैंड होती है, जिनेवा है। हमारे यहाँ देखने में कोई ऐसी बात होती है, कैसे क्या बताऊं मैं। लेकिन दादा आप बड़े गर्व से हम कहते हैं कि विजिट धारावी झोपड़पट्टी, क्या गर्व की बात है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक अच्छे व्यक्ति का जो आगे आने वाला जनरेशन है वो भी उन्हीं की तरह सोचे। तो उनके जो सुपुत्र है उद्धव ठाकरे, वो ठीक एकदम उनके उल्टी दिशा में जा रहा है और वो और उनकी पार्टी इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा वोकल है कि इस प्रोजेक्ट को हम बंद करवा देंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। यहाँ पे महाविनाश अघाड़ी अपना विनाश हो रही है, उस चीज से उनको तकलीफ नहीं है। उनको तकलीफ है कि जो धारावी में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब है, जो मजदूर क्लास के हैं, उनको अच्छा मकान कैसे मिल जा रहा है, उनको रीडेवलप कैसे कर दिया जा रहा है। अरे वो भी अब हमारे लेवल में रहेंगे क्या? फिर अमीर और गरीब का मतलब क्या रह जाएगा? अरे भाई, अगर सबके सब अच्छे मकान में ही रहने लगेंगे तो फिर हमें अमीर कौन कहेगा? अरे छोड़ो हटाओ भाई, ज्यादा बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। अब खुद सोचकर देखिए कि अगर ये प्रोजेक्ट ठप पड़ता है तो धारावी में रहने वाले लोगों के हाथ से एक अच्छा घर और अच्छा लाइफस्टाइल मिलने की जो उम्मीद है वो भी चली जाएगी। और महाराष्ट्र के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन बार बार कास्ट पॉलिटिक्स और गुजरात को फेवर करने को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर बैठे हुए हैं। शरद पवार पे आरोप लग चुके हैं कि वो कास्ट पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में इंजेक्ट कर रहे हैं और हिंदुओं को कास्ट में डिवाइड करने के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है। अब अजीत पवार को ही देख लीजिए, जो कि खुद बीजेपी के अलायंस में है। उनके जो सुर है वो बदले नजर आ रहा है। अजीत पवार कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नैरेटिव है ना, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, वो नॉर्थ इंडिया में कहीं चलता होगा। भाई साहब, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अजीत पवार को बीजेपी ने आखिर लिया क्यों। ऐसी भी क्या जरूरत आ गई थी कि भाई ऐसे लोगों के साथ आपने हाथ मिलाया, जबकि तुम्हें तो सीट भी कम नहीं पड़ रही थी, तो फिर ऐसे नेताओं को क्यों आप लोगों ने लिया। मैं कहीं पे इंटरनेट पे पढ़ रहा था, किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ था कि अजीत पवार को शरद पवार से निकालकर शरद पवार के पार्टी को तोड़ने और कमजोर करने के लिए लिया गया है। लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई ये स्टेप कहीं ना कहीं बीजेपी को ही उल्टा पड़ सकता है, और जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है उससे आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अब अगर हम लोग वापस से राहुल गांधी पे आए तो आपको मैं वेस्ट बंगाल की एक बात बताता हूं। 2007 में वेस्ट बंगाल में टाटा अपना प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन
वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने टाटा को वेस्ट बंगाल में आने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि टाटा के लैंड एक्विजिशन के खिलाफ ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किए थे। और इसका नतीजा क्या हुआ आपको पता है? इसका नतीजा ये हुआ कि टाटा गुजरात में मूव कर गई, जहां उन्होंने मारुति सुजुकी और फोर्ड जैसे बड़े ब्रांड्स को भी अट्रैक्ट किया और इन ब्रांड्स ने भी अपने प्लांट्स वहां पर लगा लिए। और आज सनंद जहां पे कि इन ब्रांड्स ने अपना प्लांट सेटअप किया था वो एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। और अगर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी ये महाविनाश अघाड़ी वाले अपोज करते रहेंगे तो यही सेम चीज यहाँ पर भी हो सकती है। वो रजनीगंधा में कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा कहलाता हूँ, यहाँ पे है कि यूं ही नहीं मैं महाविनाश अघाड़ी कहलाता हूँ। कुछ तो बात जरूरी होगी, तभी तो भाई इतना परफेक्ट राइमिंग बैठ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद ये लोग आकर छाती पीटने लगते हैं कि देखो बीजेपी ने तो सब कुछ महाराष्ट्र से निकाल कर गुजरात को दे दिया है, बीजेपी महाराष्ट्र को कभी डेवलप कर ही नहीं सकता है, ना वो करने वाले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सभी चीजें कुछ और नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजी है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने की। ये लोग जानबूझकर ऐसे काम करते हैं जिससे कि ब्रांड्स और फैक्ट्रीज महाराष्ट्र से बाहर जाए और फिर ये लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकें। शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि अडानी हमें पैसे नहीं देता है, लेकिन देने लगेगा तो हम भी बोलना उसके खिलाफ बंद कर देंगे। हालांकि इस चीज को मजाक में ही बोला गया था, लेकिन मजाक मजाक में ही सच्चाई निकल गई थी। नामुमकिन है, मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना। एकदम एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी से। बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चुनाव। जैसे लोग मिल जाएगी तो मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजो तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। तो जैसे जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक गवर्नेंस, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस और कम्युनिटी वेलफेयर का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और हो सकता है कि ये इस इलेक्शन के आउटकम को भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा इन्फ्लुएंस करे। इलेक्शन का आउटकम सिर्फ लोकल गवर्नेंस को ही नहीं तय करेगा बल्कि ये भी दिखाएगा कि वोटर्स किस तरह से कास्ट डायनेमिक और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस पर अपनी राय रखते हैं। बीजेपी अपने डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज लोकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के नाम पे जब नतीजे आएंगे तो पता चल ही जाएगा कि जनता का आखिर डिसीजन क्या है। और आप लोग भी अपने डिसीजन को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किसे वोट करने वाले हैं। नमस्कार।